और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल हुए आतंकी हमले के 7 आतंकियों ने कुलगाम में कल बिहार के 2 मजदूरों की हत्या कर दी। इस महीने बिहार के अब तक 4 मजदूरों की कश्मीर में हत्या हुई है, जबकि 16 दिन के भीतर घाटी में 11 आम लोगों को आतंकवादी निशाना बना चुके हैं। आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने कुलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। एक और आतंकी हमला, एक बार फिर निशाने पर प्रवासी मजदूर। कुलगाम के वनपोह इलाके में रविवार शाम अचानक सुरक्षा बल के जवानों की सरगर्मी तेज हो गई। पता चला कि आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने एक बार फिर से प्रवासी बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया था। बताया जाता है कि मजदूरों के किराए के घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग कर आतंकी मौके से भागने में कामयाब हो गए। हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है। मृतक की पहचान बिहार निवासी राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के रूप में हुई है, जबकि जख्मी मजदूर का नाम चुनचुन ऋषिदेव है। तीनों बिहार के अररिया जिले के हैं। दरअसल ये कुलगाम जिले के पास वनपो का इलाका है, गोंजीपुरा, जहां पर ये हमला हुआ है इन नॉन कश्मीरी या नॉन लोकल कहे इन नागरिकों पर। और ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि इस तरह के हमलों को रोका जाए, वहीं पर लगातार एक के बाद एक इस तरह का हमले हो रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकी हमले में 24 घंटे के भीतर 4 प्रवासी मजदूर मारे जा चुके हैं। इस महीने अब तक 11 नागरिकों को आतंकी निशाना बना चुके हैं। शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई थी, जब सुरक्षा बल का मुखबिर होने के शक में मोहम्मद शफी डार और माजिद अहमद गोजरी को आतंकियों ने मार डाला। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की आतंकियों ने हत्या की। 5 अक्टूबर को ही श्रीनगर के लाल बाजार में गोलगप्पा बेचने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या हुई। बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन भी उसी रोज आतंकियों का निशाना बने। 7 अक्टूबर को श्रीनगर के एक स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उसी स्कूल के टीचर दीपक चंद भी आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार बने। 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कारपेंटर शगीर अहमद और बांका बिहार के अरविंद कुमार शाह को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया। और अब बिहार के ही राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव। कि ये सारी पाकिस्तान की डेस्परेशन है और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है, क्योंकि हमारी सेना को वो फेस नहीं कर सकते, और इसीलिए उनको पता है कि पुलवामा किया था उन्होंने, तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उड़ी किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसी कारण से वो इस प्रकार के सॉफ्ट टारगेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस साल अब तक आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 29 नागरिकों को निशाना बनाया है। सबसे ज्यादा घटनाएं श्रीनगर में हुई हैं, जहां 12 निर्दोष लोगों की जान आतंकियों ने ले ली। पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2, बड़गाम और बांदीपोरा में 1-1 नागरिक की टारगेट किलिंग हुई। ये कश्मीर में आतंकियों का नया टेरर मॉड्यूल है। सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकी छोटे छोटे हमलों में आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इनके निशाने पर प्रवासी मजदूर हैं तो गैर मुस्लिम भी। मकसद खौफ पैदा करना और घाटी के सौहार्द को बिगाड़ना। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की। पिछले दिनों आज तक ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की हाइब्रिड आतंकी और हिट एंड रन साजिश का खुलासा किया था। सुरक्षा बल के लिए जरूरी है कि देश के दुश्मन और ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, उससे पहले ही इस साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया जाए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये थम नहीं रही हैं। इस पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन देश में इस पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है।
सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। भयानक स्थिति बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध जैसी स्थिति कश्मीर के अंदर उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार जो है वो मूर्ख दर्शक बनकर देख रही है। राज्य सरकार का पूरी तरह फेल होना, हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब को पद मुक्त करे, क्योंकि वो असफल साबित हुए हैं अप्रवासियों की सुरक्षा के लिए। ऐसे क्षण में जहां इस तरह की वारदातें आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है, तो पूरा देश आज जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, वहां विपक्ष कहीं न कहीं मौन है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुखद नहीं है। तो ये पूरी तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो अधीनस्थ है भारत सरकार के, वो उसकी नाकामी है, उसका फेलवर है और अपनी नाकामियों को किसी मजहब से जोड़ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरह से फेलवर है भारत सरकार के। पलायन, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी सब कुछ देश में सर चढ़ के बोल रहा है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये टेरर का नया मॉड्यूल है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कल इमरजेंसी एडवाइजरी जारी करने की बात आई, उसके बाद ही कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे विड्रॉ कर लिया गया। उसका एक बाकायदा एक फॉर्मेट भी बाहर आया था। क्या था ये सब कुछ? नेहा, दरअसल इस तरह काफ़ी जब ये, क्योंकि एक तरफ से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दावे हो रहे थे कि उन्होंने सभी उन कातिलों को मार गिराया जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की थी, लेकिन उसके बाद 4 हत्याएं होती है। 2 जो है श्रीनगर में, 1 पुलवामा जिले में, 1 फिर रविवार शाम को कुलगाम जिले के जो वनपु गांव है वहां पर 3 लोगों पर हमला होता है, 2 की जान जाती है और 1 घायल होता है। उसके बाद खलबली मची थी सुरक्षा एजेंसियों में, एडवाइजरी भी जारी हुई थी, लेकिन जब उस पर शोर मच गया तो फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं वापस ही लिया और वो घोषणा की गई। लेकिन इतना तो साफ हमें रात भर दिखा कि पुलिस की तरफ से कोशिशें हुई अलग अलग इलाकों में, जो गैर प्रवासी या जो नॉन लोकल मजदूर कश्मीर में काम करें अलग अलग जगहों पर, उनकी तादाद लाखों में है, हजारों की तादाद में हर हिस्से में कश्मीर के जो है ये बाकी राज्यों से जो लोग काम करने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं, उस साल भी आए हैं, वो हैं। तो उनको सुरक्षित जगहों पर, कई जगहों पर पहुंचाया गया और कई जगहों पर वो खुद जो है अपने उन रिहाई किराया के घरों में रहे जहां पर वो रहते हैं और उनमें खौफ नहीं दिखा, लेकिन कुछ लोगों में खौफ जरूर दिखा। लेकिन सरकार की तरफ से फिर शाम को ये आश्वासन दिया गया जगह जगह पर सभी उन गैर कश्मीरी कामगारों को, मजदूरों को कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगर उन्हें कोई भी मदद चाहिएगी तो सरकार बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी महीने बिहार के 4 मजदूर आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। कुलगाम में जिन 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई वो बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हैं। मजदूरों के गांव में मातम पसरा हुआ है। बूढ़ी दादी को समझ नहीं आ रहा कि जिस पोते से दोपहर में बात हुई थी, शाम होते होते उसी पोते की हत्या की खबर का सदमा सहना पड़ेगा। कुलगाम में रविवार शाम आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव ने कल दोपहर ही दादी से बात की थी। हमरा से 12 बजे बात भेले बाबू, धान काटे रहिए बाद में तो कर लगे फोन की दादी को। हम कहलिए हाँ, कही खैली, कही नहीं खलिए बेटा, चाय पी गए छे खाली काटे ला, तो जो न घर जो न खइया, भूख नहीं लगलो। कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के बोसी गांव के रहने वाले थे। वहीं जोगिंदर ऋषिदेव अररिया के खैरूगंज के निवासी थे। हमले में जख्मी चुनचुन ऋषिदेव रानीगंज के मिर्जापुर का निवासी है। मृतक मजदूरों के गांव में सन्नाटा पसरा है, जबकि मृतकों के घरों में मातम का मंजर है।
हमले में मारे गए जोगिंदर 10 दिन बाद ही वापस आने वाले थे। हमले से ठीक पहले पत्नी से शाम 5 बजे बात हुई थी। कहते 6-10 दिन का काम, 10 दिन के बाद हिसाब देते चल जेबे, हिसाबे नहीं दे रहे होता, पैसे नहीं दे छे होता ना। 2 दिन के भीतर 3 बिहारी मजदूरों की मौत से बिहार सरकार सख्ते में है। सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर अपनी चिंता का इजहार किया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अंतरिम सहायता देने का ऐलान किया है, लेकिन आरजेडी ने इसे नाकाफी बताया है। सरकार की नाकामी को देखिए कि लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं और उसका खमियाजा आज यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। और सरकार इन लोगों को 2-2 लाख रुपया देकर इससे क्या साबित करना चाहते हैं? कम से कम इन लोगों को 10 लाख रुपया परिवार में एक नौकरी होनी चाहिए। दरअसल बिहार में रोजगार की कमी की वजह से लोगों के पलायन को इस हमले से जोड़ते हुए आरजेडी ने इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप है कि अगर नीतीश कुमार के 16 साल के शासनकाल के दौरान बिहार में रोजगार सृजन हुआ होता तो हर साल लाखों की संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम की तलाश में नहीं जाते। कश्मीर में 1 महीने के भीतर बिहार के 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। यकीनन ये बिहार सरकार के लिए भी चिंता की बात है। अररिया से अमरेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात अक्टूबर में बरसी आफत की। दिल्ली समेत एनसीआर के कई हिस्सों में पिछले 2 दिन से जबरदस्त बारिश हो रही है। अभी भी कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा तबाही केरल में हुई है, जहां 26 लोगों की जान गई। अक्टूबर में ऐसी आफत बरसी कि दिल्ली पानी पानी हो गई। कल दिन में अचानक हुई जोरदार बारिश सूरज ढलने से पहले रुक तो गई थी, लेकिन रात के 8 बजते बजते बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ कि रुकते रुकते सुबह हो गई। उसके बाद दिल्ली की सड़कों का कैसा मंजर था वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बारिश से असली तबाही केरल में हुई है। तस्वीरें देखिए, कैसी आफत बरसी है। हर जगह सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। जाते हुए मॉनसून ने केरल में इतनी तबाही मचाई कि शहर के शहर और गांव के गांव घायल हो गए। भारी बारिश की वजह से नदियों में आए तूफान से मकान पानी में बह गए। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की वजह से लोग मलबे में दब गए और बर्बादी इतनी हुई जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल तो इस सैलाब में जिंदगी बच जाए इसकी जद्दोजहद जारी है। केरल में अब तक 26 लोग इस बरसाती आफत का शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही कोट्टायम और इडुक्की जिलों में दिखाई दे रही है। कोट्टायम जिले में 13 लोगों की मौत, जबकि इडुक्की में 9 लोग मारे गए। केरल में दो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें से कोट्टायम और इडुक्की, और नदी के इस पार हम कोट्टायम में हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का प्रवाह कितना ज्यादा रहा होगा। लगभग 40 से 50 फुट तक पानी का स्तर चला गया था। घर में जो कुछ भी है वो सब इस नदी के प्रवाह का शिकार हो गया। ये बड़े बड़े पेड़ जो दरख्त न जाने कहां पर थे वो सब पानी के साथ यहाँ सड़क पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये मुख्य सड़क है जो जिलों को शहरों को जोड़ता है, लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं ये सीधे पानी के साथ इतने इस कदर ऊपर आ गए कि घर का काफी हिस्सा बचा ही नहीं। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। लोग बताते हैं कि पानी इस कदर जब चढ़ने लगा था ऊपर तो काफी डरावना मंजर था उनके लिए। हालांकि राहत बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन इस मलबे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर ये सब कितना खौफनाक रहा होगा। बारिश से हो रही बर्बादी के बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। केरल में बर्बादी का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि 12 जिलों में अब भी भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें खासतौर पर कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और त्रिशूर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का कहर उत्तराखंड में भी बरस रहा है। ये तस्वीर केदारनाथ की है। भारी बारिश के बावजूद यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, लेकिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होने के बाद 4 धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है।
प्रदेश के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। हाईवे की यह तस्वीर देखिए। कल रात करीब 5000 गाड़ियां सोनप्रयाग और गुप्त काशी में फंसी रहीं। मौसम का रेड अलर्ट घोषित होने के बाद लोगों को ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में ही रोक दिया गया और वापस जाने के लिए कहा गया है। जिन तमाम यात्रियों को रोका गया उनमें से एक ये बस भी है जो अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो जरा आए और जरा आप लोग ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं भैया। और यहाँ कब से रुके हुए हैं? अभी अभी रुके हैं आगे। नहीं, यहाँ पे तो हम मतलब ऐसे तो हम दिल्ली से कल रात से चले थे, अभी रुके यहाँ पर अभी अभी हैं। ये यहाँ तो मना कर दिया गया आगे जाने के? कर दिया गया, बट हमारी कोशिश ये है कि अगर जाने दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम कल रात के चले हुए, हमारी 2 रातें काली हो चुकी हैं। ये हाहाकारी तस्वीर असम के पश्चिम करबी आंगलांग की है। फ्लैश फ्लड से यहाँ भारी तबाही हुई है। कई घर और 2 सड़कें फ्लैश फ्लड में बह गई। आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, देखिए ऐसी बारिश अक्टूबर में शायद ही कभी दिल्ली और एनसीआर वालों ने देखी हो, लेकिन ऐसे में जो तमाम सड़कें हैं वो खस्ता हाल हो गई हैं, लोगों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। सबके जहन में सवाल यही है कि कब तक जारी रहने वाला है? लेकिन यहाँ इस बार जो है मॉनसून आमतौर पर अक्टूबर की शुरुआत में ही वापस हो जाता है, अभी तक दिल्ली से वापस गया नहीं है। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो बारिश हो रही है, उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों की बात करें, तो वहां पर जो बारिश हो रही है वो 2 सिस्टम की वजह से हो रही है। एक तो जो तेलंगाना केरल में जो आया बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से सिस्टम, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, उन दोनों ने यहां पर मिलकर के इकट्ठा बारिश किया है और लगभग 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में दिल्ली में। और सड़कों की जो हालत है वो आपको हम यहां दिखा दें कि कई जगहों पर तालाब जैसी स्थिति है। बारिश हालांकि रुकी हुई कई घंटे हो गए, लेकिन इस तरीके की वाटर लॉगिंग जो रात भर की बारिश हुई है उसकी वजह से कई सारी जगहों पर देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से ट्रैफिक की समस्या जो दिल्ली में बहुत आम हो जाती है। आज सोमवार का दिन है, पहला दिन है हफ्ते का और बड़ा वीकेंड था दशहरे की वजह से, उसके बाद लोग ऑफिस के लिए निकले हैं, तो इस तरीके की समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है लोगों को। तो ये बड़ी मुश्किल की बारिश तो है ही, ठंड भी बढ़ाएगी, लेकिन एक फायदा हुआ है दिल्ली को और वो है कि प्रदूषण से थोड़ी निजात मिल गई है। जो बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था पिछले 3-4 दिनों में, वो बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी। जब पाकिस्तान के आतंकवादी आईएसआई के इशारों पर निर्दोष नागरिकों की जान ले रहे हों, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ लगातार एनकाउंटर चल रहा हो, तब क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकी खिलाड़ी कश्मीर में निर्दोष नागरिकों की जान ले रहे हैं, तो क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? अभी हाल में अब जो है ये वारदात अभी पाकिस्तान के साथ खेला होने वाला है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का क्या रुख होना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारियों को मार रहा है। ये एक पिता की गुहार है जिनका बेटा अरविंद शाह बिहार के बांका से श्रीनगर गया था रोजी रोटी कमाने, लेकिन आतंकियों की गोली का टारगेट बन गया। वो सवाल उठा रहे हैं, सवाल ये कि जब कश्मीर में पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा है तो मैच क्यों हो? जब कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी लोगों की जानें ले रहे हैं तो मैच क्यों हो? जब कश्मीर में रोजाना सेना और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहे हो तो मैच क्यों हो? और मसला सिर्फ कश्मीर का नहीं है। जब पाकिस्तान भारत से दुश्मनी का मैच खेल रहा है तो भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने पर सवाल उठेंगे। तो देखो, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं खेल भावना की वो समझता हूँ। उसके कुछ हालात होते हैं, जब ऐसे हालात होंगे कि हमारी एक तरफ तो नौजवानों की शहादत हुई है और दूसरी तरफ हम खेलने जाएं, इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। अगर हम इधर को चले जाएंगे तो मैं फिर वही दोहराता हूँ
इतने पैसे जितने पैसे हम हथियारों पे लगाते हैं, जहाँ वो हथियारों पे लगाते हैं, हम बच्चों की भलाई के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए उनको आगे बढ़ने में लगाएं तो मेरा ख्याल है हमारा देश और खुशहाल होगा। पंजाब सरकार के मंत्री भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बहाने मौजूदा केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, मगर केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह भी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मैच होना चाहिए या नहीं, जब टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। बात सिर्फ राजनीति की नहीं है बल्कि देश की है, और देश के दुश्मन से मैच सिर्फ सरहद पर लड़ा जाता है। क्रिकेट के मैदान पर भले ही मैच हो या ना हो, वो भी तब जब कश्मीर में गैर भारतीय आतंकवादी गैर कश्मीरी नागरिकों को टारगेट बना रहे हैं। वहाँ अब निशाना बनाया जा रहा है मजदूर को। पहले तो आतंकवादी पुलिस सबको अधिक करते थे, टारगेट करते थे, अब तो यहाँ बिहारी को, मजदूर को ही टारगेट कर रहे हैं। इसलिए करके हम लोग डरे हुए हैं। इतना दहशत बना हुआ है कि डर के मारे हम लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार वहाँ से चला है, किसी तरह यहाँ नमक रोटी खाएंगे वही ठीक है। ये देश की भावनाएं हैं जिसमें आतंकवादियों का डर है और पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता न रखने की मांग। लेकिन भावनाओं पर किसी का वश नहीं होता, हालांकि हर बार भावनाओं से फैसले भी नहीं होते। जम्मू से सुनील, श्रीनगर, आज तक।